स्टूडेंट्स, मैंने बात किया था आपको, दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहा था और 3-4 लेक्चर हो चुके हैं दिल्ली सल्तनत में। और इस दिल्ली सल्तनत में मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था अरबों के आक्रमण से। अरबों के आक्रमण में मैंने बात किया आपसे कि अरबों के आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। ठीक, मोहम्मद बिन कासिम के बाद मैंने आपसे बताया था कि मध्य एशिया में एक खबर फैल गई कि भारत के मंदिरों में सोना छुपा है और इसीलिए भारत पर आक्रमण फिर हुआ तुर्कों का। इसमें एक और आक्रमण आपको मैंने बताया था, महमूद गजनवी का आक्रमण। भारत पर 17 बार आक्रमण हुए। 1025 में सोमनाथ मंदिर को भी लूटा गया। इसके बारे में मैंने जिक्र कर लिया था। महमूद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था, इसकी बारे में बात हो चुकी थी। फिरदौसी का भी जिक्र मैंने किया था इसी समय। शाहनामा की रचना की बात हुई थी। और मैंने भी कहा था कि जो सिंध का इतिहास है उसके विषय में जो जानकारी मिलती है वो चचनामा से मिलती है। इन सब के बाद मैं आया था गोरी पे, मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। और मैंने भी बोला था कि गोरी की मृत्यु के बाद भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को गजनी से अलग किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई भारत में। और दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश बना उसके बारे में मैंने बात किया था, याद होगा आपको। मैंने बताया था पहला वंश कौन सा बना, छोटा सा यहाँ पे मैं एक बार वो बता दे रहा हूँ। गुलाम वंश। गुलाम वंश में शासकों के बारे में मैंने बताया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था आपको। छोटे शासक बीच में भी रहे, आराम शाह के बारे में बताया, इल्तुतमिश के बारे में बताया, रजिया के बारे में बताया, रुकनुद्दीन, है ना, मशहूद शाह, बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलवन, है ना, कैकुवाद। गुलाम वंश के बाद हम लोग आए थे, जो वंश हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा वंश था, खिलजी वंश। खिलजी वंश जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात किया। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में हम लोगों ने बात किया। बाजार के लिए उसने कुछ अधिनियम जारी किए, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, है ना। खिलजी वंश के बाद हम लोग आए थे तुगलक वंश, याद होगा आपको। तुगलक वंश में हम लोगों ने शासकों के बारे में बात किया। गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के बाद हम लोग बात किए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने कहा कि उसी समय दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना भी हुई। 27 विद्रोह हुए, बड़े बड़े विद्रोह हुए। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम लोग बात किए थे फिरोज शाह तुगलक के बाद। फिरोज शाह तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक के समय ही मैंने कहा जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई उस समय से तुगलक वंश कमजोर पड़ गया और अंतिम शासक तुगलक वंश का रहा, तुगलक वंश का नासिरुद्दीन। ये अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद, ये अंतिम शासक। और तुगलक वंश कमजोर हो चुका है और इसी समय भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या घटी, तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ, 1398 में मंगोल तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ। कहां से आया तैमूर लंग, मध्य एशिया से। साम्राज्य बड़ा हो चुका था, ईरान में भी साम्राज्य फैल गया था, दक्षिण रूस से लगाए और पूरा मध्य एशिया जो था वो तैमूर लंग के शासन में आ चुका था। और अब तैमूर लंग का जो इच्छा है वो 200 सालों तक के जो धन लूटे हैं दिल्ली सल्तनत के शासक उसको प्राप्त करने की
स्वयं को चंगेज खां का वंशज बताता है, स्वयं को चंगेज खां का वंशज भी बताया। और जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो अपने जीते हुए जो प्रदेश हैं, उन जीते हुए प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। गवर्नर किसको नियुक्त किया? खिज्र खां को। और खिज्र खां का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तुगलकों के बाद, वो हम लोग पढ़ते हैं सैयद वंश के रूप में। यहां से हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग लोधी पे आएंगे तो सैयद वंश के रूप में पढ़ेंगे। सैयद वंश कैसा वंश है? सैयद वंश जो है वो अरबी वंश है, अरबी वंश है। सैयद क्या थे? अरबी थे। और शाहरुख की उपाधि उसने धारण की, शाहरुख की उपाधि से वो बैठा। कभी भी जो है वो गद्दी पे नहीं बैठा, लेकिन अपनी उपाधि उसने ली है रयते आला। रयते आला अपने आप को कहता है। और उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो तुर्क हैं, जो अफगान हैं वहां पे सरदार, उनको संतुष्ट करना। इसीलिए बहुत मजबूत शासनकाल सैयद वंश में खिज्र खां का नहीं माना जाता। सैयद वंश में खिज्र खां का जो शासन रहा वो 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा। इसके बाद जो शासक आए सैयद वंश में बहुत छोटे समय के लिए आए, जैसे मुबारक शाह का जो शासन शुरू होता है वो 1421 से लेकर 1434 ईस्वी तक रहता है। फिर मोहम्मद शाह आए, मोहम्मद शाह 1434 से 10 साल का शासन 44 तक रहता है। और अंतिम शासक जो इसमें आया वो आया अलाउद्दीन आलम शाह, जिसने स्वतः ही अपना शासन त्याग दिया, है ना। स्वतः ही अपना शासन किसने त्याग दिया? अलाउद्दीन आलम शाह, स्वेच्छा से शासन उसने त्याग दिया, क्योंकि सरदार बहुत मजबूत थे, अफगान सरदार। और ऐसे में जो अगला वंश बना सैयद वंश के बाद वो लोधी वंश था। लोधी कौन है? अफगान सरदार। लोधी वंश का शासन स्थापित हुआ। लोधी वंश 1414 से लेकर 1489 तक का शासनकाल रहेगा, जिसमें लोधी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी, जिसका समय शुरू हुआ 1414 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक, 89 तक। और लोधी, बहलोल लोधी का जो इतिहास लिखा है वो लेखक है अब्दुल्ला, जिसने तारीख दाऊदी की रचना भी की। वो कहता भी है कि वो कभी गद्दी पे नहीं बैठा, अपने सरदारों के साथ ही बैठता था, सरदारों से दोस्ताना संबंध बनाए। और ऐसा लगता था जैसे वो उन सरदारों के बीच का ही एक व्यक्ति हो, तो कभी भी शासक की तरह व्यवहार उसने नहीं किया। बहलोल लोधी के शासन के बाद जो अगला शासक स्थापित हुआ लोधी वंश में वो था सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी का जो शासन शुरू होता है 1489 से लेके 89 से लेके 1517 ईस्वी तक, 1517 तक का शासन जो है वो सिकंदर लोधी का है। लेकिन सिकंदर लोधी का काल बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि बहुत सारे फैक्ट एग्जाम में इससे आते हैं। सबसे बड़ी चीज जो बार बार रिपीट क्वेश्चन इससे सिकंदर लोधी से है कि आगरा नगर किसने बसाया? तो 1506 में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की। एक कथन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिकंदर लोधी कहता है कि यदि मैं अपने गुलाम को पालकी पे बैठा दूं, एक गुलाम को पालकी पे बैठा दूं, तो मेरे कहने से मेरे सारे सरदार उसको पालकी को उठा लेंगे, है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कथन भी कभी कभी पूछा जाता है, एग्जाम में भी आया है। न्याय प्रबंध पर बहुत ज्यादा जोर दिया सिकंदर लोधी में। गुप्तचर व्यवस्था इतनी श्रेष्ठ थी कि लोग कहते थे कि इसको सूचना जो है वो भूत प्रेत से मिलती है। काफी श्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था है, हर चीजों का लेखा इसके पास है। मुस्लिम स्त्रियों को संतों की पीर और मजारों पर जाने से रोका, प्रतिबंध लगाया सिकंदर लोधी ने। विद्वान है, विद्वानों की संगत पसंद भी करता था, एमबीटी की तरह, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह। गजे सिकंदरी भूमि की माप के लिए 30 इंच भूमि की माप के लिए उसने एक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रयोग भी किया। फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसका
फारसी भाषा में अनुवाद भी करवाया। लज्जते सिकंदरी क्या है? ये गान विद्या, गाने की विद्या की पुस्तक है जिसका फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया। तो ये सारा कार्य किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी के समय हुआ। तो पहला शासक मैंने बताया बहलोल लोदी, लोदी वंश का संस्थापक। इसके बाद मैंने बताया सिकंदर लोदी। और तीसरा शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से लेके 1526 ईस्वी तक का शासनकाल होगा। इब्राहिम लोदी पहला लोदी वंश का या दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। फरगना के शासक बाबर से पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को, और बाबर ने पराजित कर दिया इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी इस पानीपत के युद्ध में मारा गया। यानी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया वो कौन सा था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बाद यानी लोदी वंश तो खत्म हुआ ही, दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गया। और दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में प्रवेश जो हुआ वो मुगलों का हुआ, फरगना के शासक बाबर का हुआ। और यहीं से हम लोग बात करते हैं मुगल वंश की। यानी जो अगला चैप्टर हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट जो करेंगे वो बाबर से बात करेंगे, मुगल वंश का होगा, जिसमें बाबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ तक हम लोग आएंगे। और एक पूरा मैनुअल का एक जो खाका है वो हम लोग तैयार करेंगे। अब यहाँ तक के पढ़ने में दिल्ली सल्तनत यानी कि अरबों के आक्रमण से लेके और दिल्ली सल्तनत में हम लोग इब्राहिम लोदी तक आए। यहाँ तक में जो फैक्ट हैं वो मैंने आपको, छोटे छोटे जो फैक्ट एग्जाम में आते हैं वो मैंने आपको दे दिए। बाकी नोट्स में मैं आपको दे दूंगा। ठीक, तो इतना काम रिवीजन का है आपके, इसको रिवाइज कर लीजिए। बाकी मुगल मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।